हेलो गाइस, वेलकम टू एजो अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम केमिकल इंजीनियरिंग से 2019 में चौथी रैंक लगाने वाले मयंक दीक्षित से मुलाकात करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप कोई भी ब्रांच से हो, चाहे वो केमिकल इंजीनियरिंग से हो, चाहे कंप्यूटर साइंस से हो, मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो या फिर मेटलर्जी से हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि जो टॉपर्स की स्ट्रेटजीज रहती है, जो उनका पढ़ने का तरीका रहता है, आप उनसे बहुत ही कुछ सीख सकते हैं, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो। तो आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स मैम फॉर द गेट 2019 फॉर द AIR 4। तो सबसे पहले व्यूअर्स को ये बताना जरूरी है कि आपने तैयारी कब स्टार्ट करी थी। मैंने तैयारी जुलाई 18 में स्टार्ट की थी। जुलाई के आसपास मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी और उसके बाद सिर्फ कॉन्टिन्यूस पढ़ाई रही। तो आपका जो प्लेसमेंट हुआ था वो किस टाइम पे हुआ था, और आपने प्लेसमेंट के बाद जो आपने तैयारी को और कैसे मतलब मेंटेन करा था, क्योंकि मोटिवेशन बहुत मुश्किल में मिलता है अगर एक बार प्लेसमेंट हो जाता है लोगों को, तो उसके बारे में क्या कहेंगे। फॉर्चुनेटली मेरा प्लेसमेंट भी केमिकल कोर कंपनी में ही हुआ था। तो मेरा प्लेसमेंट अगस्त में हो गया था। प्लेसमेंट सेशन जब कॉलेज में स्टार्ट हुआ था तो प्लेसमेंट हुआ मेरा HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड में। तो उसके बाद मेरे को और एक बूस्ट ही मिला कि अगर मैं प्लेसमेंट ले सकता हूँ एक कोर कंपनी में तो मेरे को आगे तैयारी करनी चाहिए। और ये भी था कि जब प्लेसमेंट अगर शुरू में हो गया तो मैंने एक बार सोचा था कि करना है, तो करने के लिए मेरे पास मतलब पूरा एक डायरेक्शन था कि हाँ मेरे पास टाइम भी है और डायरेक्शन भी है, मोटिवेशन भी है। तो मेरी तैयारी और अच्छी ही हुई जिससे प्लेसमेंट अच्छा हो पहले हो गया था उसकी वजह से। जनरली लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है कि प्लेसमेंट के लिए अलग पढ़े, गेट के लिए अलग पढ़ रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि प्लेसमेंट के लिए सेम रहता है या फिर अलग रहता है, क्या मतलब स्ट्रेटजी क्या है प्लेसमेंट्स के लिए। क्योंकि जनरली होता क्या है कि कई कॉलेजेस में प्लेसमेंट बाद में स्टार्ट होते हैं, कई में पहले होते हैं। तो बहुत से लोगों को डिफिकल्टी आती है कि प्लेसमेंट के लिए तैयारी करें कि गेट के लिए तैयारी करें, और कब से स्टार्ट करें दोनों के लिए। नहीं, अगर तुम गेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो कोर कंपनी में तो प्लेसमेंट कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाना चाहिए। पर हाँ, अगर तुम्हें नॉन कोर में जाना है तो उसके लिए बस तुम्हें थोड़ा सा एप्टीट्यूड देखना रहता है। बाकी अगर तुम गेट की तैयारी सीरियसली कर रहे हो तो कोर कंपनी में प्लेसमेंट लेना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आसानी से हो जाता है। सिलेबस जो उनके प्लेसमेंट की कंपनियों में आएगा या फिर उनके इंटरव्यू में आएगा वो मोर और लेस गेट्स के आसपास ही है सर। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि कॉलेज के साथ जो पढ़ाई है टाइम शेड्यूल कैसे मेंटेन करें। तो उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई, मतलब कॉलेज का जो पूरा शेड्यूल क्योंकि हेक्टिक रहता है, ज्यादातर कॉलेज में 9 to 5 रहता है, और उसके बाद आपने मतलब कैसे मेंटेन किया तैयारी को, ये थोड़ा बताइए। तो जो बच्चे फाइनल ईयर में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं यही बोलूंगा कि अगर तुम्हें तैयारी करनी है तो फोकस रहो और एक ही चीज देखो। और टाइम तो तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। अगर 9 to 5 तुम्हारा कॉलेज है तो सुबह 1 घंटा दे दो, 2 घंटा दे दो, शाम को 3-4 घंटे दे दो। तुम अगर शुरू से तैयारी करोगे तो तुम्हें इतना टाइम लास्ट में जाते जाते नहीं देना पड़ेगा। पर हाँ, अगर तुम लास्ट में तैयारी करोगे तो फिर तुम्हें दिक्कत हो जाएगा कि टाइम कैसे मैनेज करें दोनों के बीच, कॉलेज और प्रिपरेशन में। तो इसलिए यही सजेस्ट करूंगा कि शुरुआत से ही तुम जब सेशन स्टार्ट हो 4th ईयर या 3rd ईयर की जो 6th सेमेस्टर होता है उसके आखिरी से तैयारी उठा दो ताकि एक फ्लो बन जाए तुम्हारा और तुम्हें ज्यादा दिक्कतें ना आए। तो मतलब लोगों के मन में होता है कि एक स्ट्रेटजी होने आनी चाहिए, कैसे मतलब क्वेश्चन पेपर को कैसे देना है, जो प्रेशर होता है क्वेश्चन पेपर को देने टाइम, वो मतलब कैसे हैंडल किया आपने। क्योंकि और आपके भी व्यू जानना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था, मॉडरेट था, टफ था, इजी था, कैसा था, और आपने उसको कैसे फेस किया। क्वेश्चन पेपर का जो एक लेवल होता है वो उस टाइम तो तुम एनालाइज नहीं कर पाओगे जब पेपर में 3 घंटे बैठे हो। उसके लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि जो मार्केट में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एक ले लो या 2 ले लो, तो उनसे तुम्हें बहुत एक अच्छा टेस्ट सीरीज में यही सबसे अच्छी चीज है कि तुम टाइम मैनेज करना सीख जाते हो, क्योंकि 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट ही वो मोस्ट है। तो उस टाइम जो हुआ था, उस टाइम ये हुआ था, हमारे टाइम का पेपर थोड़ा सा लेंदी था। टफ नहीं हो कहूंगा मैं उसको, पर हाँ जो पेपर पैटर्न जिस तरीके से सेट था वो जरूर उसको टफ बना रहा था थोड़ा सा। कंसेप्चुअली टफ नहीं था, कुछ क्वेश्चन थे कंसेप्चुअली भी वो थोड़े ट्रिकी थे, पर कुछ क्वेश्चंस थोड़े लेंदी थे। अगर बंदा उनको ढंग से पढ़ रहा है, उन्हें टाइम दे रहा है और उसमें राइट डायरेक्शन में सोच रहा है तो वो मोर और लेस पेपर का लेवल मॉडरेट ही था। पर हाँ, उसका जो पेपर पैटर्न था कॉन्सेप्चुअली मॉडरेट था, पर पेपर पैटर्न ने उसको थोड़ा टफ बना दिया। ये था।
कौन कौन सी बुक आपने रेफर करी? मतलब लोगों के मन में डाउट होता है कि ये टेस्ट सीरीज ले ले, ये मटेरियल ले ले, तो आप मुझे लगता है व्यूअर्स को सजेस्ट कर दीजिए कि कौन सा मटेरियल आपने यूज किया, कौन कौन सी बुक्स आपने यूज करी, ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा पता चले। केमिकल इंजीनियरिंग में ये बहुत एक अच्छी चीज है कि बुक्स बहुत लिमिटेड हैं और मार्केट में अवेलेबल भी इजीली है। जैसे हमारे कोर सब्जेक्ट है, जैसे कि मैं अगर गेट के हिसाब से बात करूं तो हमारे 6 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट्स हैं: मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, सीआरई रिएक्शन इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स, प्रोसेस कंट्रोल और फ्लूइड मैकेनिक्स। तो मोस्टली मैंने हीट ट्रांसफर के लिए बीके दत्ता प्रेफर की थी, और बुक्स के साथ साथ मेरे पास जो क्लास के नोट्स थे उनको भी मैंने पढ़ा था। तो हीट ट्रांसफर के लिए मैंने बीके दत्ता रेफर की थी, और मास ट्रांसफर के लिए मैंने ट्रिबॉल और बीके दत्ता रेफर की थी। फिर रिएक्शन इंजीनियरिंग के लिए फॉगलर और लेवेंस्पीन। वही स्टैंडर्ड बुक्स हैं केमिकल इंजीनियरिंग की। थर्मो के लिए मैंने वेन्ने स्मिथ यूज की थी, और प्रोसेस कंट्रोल के लिए स्टेफनोपोलिस और अपनी कफनर है, और अपना जो फ्लूइड डायनेमिक्स है, फ्लूइड डायनेमिक्स के लिए मैंने मैकैब यूज किया था। और अगर नहीं किसी को समझ में आ रहा है तो फ्लूइड डायनेमिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक बुक है, आरके बंसल, अपनी इंडियन ऑथर की है, उसको भी रेफर कर सकते हो। पर उसमें एक लिमिटेड पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि तुम ज्यादा पढ़ लो तो अपने गेट के लिए इतना फायदेमंद नहीं है। पर हाँ, अगर तुम्हें चीजें अच्छे से समझनी है तो आरके बंसल भी पढ़ सकते हो। बाकी ट्रांसपोर्ट फिनोमेना भी तुम बर्ड से पढ़ सकते हो अच्छे से। जैसे कुछ छोटे सब्जेक्ट्स भी हैं, केमिकल टेक्नोलॉजी, प्रोसेस कैलकुलेशन, तो उनको भी उतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें मार्क्स से रैंक मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा कि तुमने मास ट्रांसफर के कितने अटेम्प्ट किए, या फिर केमिकल के, या फिर मैथ के कितने अटेम्प्ट किए। तो तुम्हें सब कुछ माइंड में सब कुछ बैलेंस बना के पहले ही चलना पड़ेगा। तो केमिकल टेक्नोलॉजी भी उतना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैंने ड्राइडन रेफर किया था। फिर मैथ्स के लिए मैंने कुछ रेफर ऐसा एज इट इज नहीं किया था, पर हाँ, मेरे जो क्लास नोट्स थे वो मोर और लेस फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की मैथमेटिक्स आती है। और एप्टीट्यूड में ये कहूंगा मैं, अगर तुम्हें लगता है कि एप्टीट्यूड तुम्हारा स्ट्रांग नहीं है, तो ऐसा मत करना कि लास्ट के 1 महीने के लिए ही तुम एप्टीट्यूड छोड़ दो। शुरुआत से ही, जुलाई से ही तुम आधा 1 घंटा रात को सोने से पहले मैथ्स में दे दो। हाँ, पर अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा एप्टीट्यूड स्ट्रांग है तो अपने 1 महीने के लिए छोड़ दो लास्ट के, और लास्ट में 1 महीने में 15 से 20 मिनट दे दो हर दिन, और एप्टीट्यूड निकल जाएगा। इतना कोई टफ नहीं आता गेट में एप्टीट्यूड। इसमें तुमने बोला कि मेरे नोट्स, मतलब मैंने अपने नोट्स से पढ़ाई करी, तो ये कौन से नोट्स है? तुमने अपने हाथ से नोट्स बनाए थे, तो कौन से सेल्फ नोट्स हैं, या फिर टीचर्स के द्वारा नोट्स हैं, या किसी कोचिंग के नोट्स हैं? कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम अपने खुद के नोट्स बनाएं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, और शॉर्ट नोट्स का क्या मतलब इंपॉर्टेंस है वो भी थोड़ा बताएं। तो देखो, नोट्स में ये कहूंगा मैं, एक बार तुम्हें पढ़ने की तो जरूरत है ना। अगर तुम्हें कहीं से नोट्स मिल रहे हैं तो भी तुम उनको ऐसे नहीं पढ़ सकते। अगर तुमने जैसे हमारी जो 2 साल 3 साल जो हमारे क्लास में पढ़ा रहे हैं इंजीनियरिंग में, अगर तुम्हारे वो थोड़ी बहुत चीजें दिमाग में है तो ठीक है। तुम अगर कोई और लड़का भी तुम्हें नोट्स दे रहा है तो तुम उन्हें समझ सकते हो, ठीक है। पर ये नहीं है कि तुम सिर्फ उसी को पढ़ो, तो तुम्हें बुक्स तो पढ़नी पड़ेगी। पर ये है, अगर तुम बुक पढ़ के खुद नोट्स बना रहे हो तो वो अलग चीज है, और दूसरों के नोट से पढ़ना अलग चीज है। दूसरों के नोट से पढ़ना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अपने नोट्स बनाओ, अपनी बुक्स पढ़ो, उससे ज्यादा फायदा होगा। और शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट के 1-2 हफ्ते में तुम पूरी बुक के से नहीं जा सकते, या फिर पूरे नोट से नहीं जा सकते। तो शॉर्ट नोट्स उस टाइम बहुत ज्यादा हैंडी होते हैं, और शॉर्ट नोट्स भी उतने जरूरी है। पर उसके साथ साथ पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ये जो नोट्स वाली चीजें हैं वो लास्ट के 1 महीने में, 15 दिन में कर सकते हैं। थैंक यू मैम फॉर कमिंग टू द एजू एकेडमी। तो लास्ट मैसेज आप व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगे, जो मतलब आपको फॉलो करेंगे आगे, और जो मतलब आपको देख के तैयारी करेंगे गेट केमिकल इंजीनियरिंग की? तो आप थोड़ा लास्ट में मैं आप सबको यही बोलना चाहूंगा कि केमिकल इंजीनियरिंग गेट के लिए तैयारी करिए। कोई इतना टफ एग्जाम नहीं है। आराम से रहिए, और हेक्टिक मतलब अपने ऊपर ज्यादा लोड मत लीजिएगा, प्रेशर नहीं लेना। बस आराम से गो विद द फ्लो, आराम से तैयारी करो, और रिजल्ट सबका अच्छा आएगा। और मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर। तो गाइस, इस वीडियो में हमने केमिकल इंजीनियरिंग से गेट 2019 में 4थी रैंक लगाने वाले मयंक दीक्षित से मुलाकात की, उनकी स्ट्रेटजीज को समझा, उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की, कैसे प्रेशर को हैंडल किया, और क्या क्या स्ट्रेटजीज उन्हें फॉलो की। हम आपके लिए एजू एकेडमी पर ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टॉपर्स को लाते रहेंगे, उनके एक्सपीरियंस को, उनकी स्ट्रेटजीज को आपसे शेयर करते रहेंगे।
एक नई चीज जो हम एजियो अकेडमी पर स्टार्ट करने वाले हैं वो यह है कि जिन लोगों ने इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी में प्लेसमेंट लिया है, हम उनको आपके सामने एजियो अकेडमी पर ला रहे हैं और उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस को आप तक पहुंचाएंगे, उनके सिलेक्शन प्रोसेस को आप तक पहुंचाएंगे, उन्होंने उन कंपनीज में कैसे प्लेसमेंट लिया, ये पूरी बात आप तक पहुंचाएंगे। तो आप में से अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है या फिर किसी कंपनी की प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा है और अगर आप उस कंपनी के प्लेसमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर हम उस व्यक्ति को जानते होंगे जो उस कंपनी में काम करता है या फिर उसने प्लेसमेंट लिया, तो हम उस व्यक्ति को अप्रोच करने की पूरी कोशिश करेंगे और उसके इंटरव्यू एक्सपीरियंस को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इंटरव्यू चाहे किसी भी कंपनी का हो, उनकी स्ट्रेटजी, उनको परफॉर्म करने का तरीका सेम ही रहता है। अगर हम बात करें एचआर इंटरव्यू की, तो एचआर इंटरव्यू में लगभग आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी के लिए सेम होते हैं। जैसे कि वो पूछते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई शुड आई हायर यू, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं और लगभग सबके लिए सेम रहते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे आंसर दे रहे हैं और आपके आंसर डिपेंड करते हैं कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपने कितनी तैयारी करी है, आपने कितने लोगों के व्यूज को सुना है। तो अगर आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हैं उन लोगों के द्वारा जिन लोगों ने इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज में प्लेसमेंट ले रखा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल दे रखी है आप उसको दबा सकते हैं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं जियो अकेडमी की अगली वीडियो में। थैंक यू।